डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले नंबर पर स्टडी करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसको आई इफेक्ट भी कहा जाता है। तो पहले आपको ये समझ लेना है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को देखना है। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की चेन होती है, ऐसे सिंगल कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड जो हों और लास्ट में कोई ग्रुप लगा हो इस टाइप से कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रा करता हो या इलेक्ट्रॉन रिपेल करता हो। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में उन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस ग्रुप की तरफ। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग टाइप का ग्रुप है तो ये जो है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो वो डिपेंड करता है कि ग्रुप किस टाइप का है। तो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन की चेन के एंड में प्रेजेंट हो, तो इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ए कार्बन चेन व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो जाते हैं एक पर्टिकुलर साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है 2 टाइप्स का होता है। तो वो कौन कौन से 2 टाइप हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं ये आपको समझना है। इंडक्टिव इफेक्ट की 2 टाइप्स में फर्स्ट नंबर पर देखते हैं, इफ़ द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। अगर ग्रुप जो लास्ट में है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तब इसको माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह की कार्बन की अगर एक चेन है और लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे तो अगले कार्बन के ऊपर थोड़ा और कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगले कार्बन पर थोड़ा और कम पार्शियल मीन्स कम चार्ज होगा। तो इस तरह से बहुत दूर तक उसका इफेक्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लेफ्ट से राइट की तरफ इस ग्रुप की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं और ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इस तरह से ये कहा जाता है कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। और ये वाला इफेक्ट जो है माइनस आई इफेक्ट कहलाता है जब इस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा कर लेता है। तो आपको देखना ये है कि माइनस आई इफेक्ट जो है कौन कौन से ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है NO2 ग्रुप अगर यहाँ पे लास्ट में लगा हो तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेता है और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस करता है, तो इससे माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और इस तरह से साइनाइड ग्रुप, COH ग्रुप, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब ग्रुप जो हैं माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और सेकंड नंबर पर देखते हैं, इफ़ द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हो तब ये इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। तो इसको कार्बन की चेन बनाकर समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे X की बजाय Y ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ये राइट से लेफ्ट की तरफ जो है डिस्प्लेस कर देगा और इस ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है ये विड्रा नहीं डोनेट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अगले कार्बन के ऊपर थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज और अगले कार्बन के ऊपर और कम नेगेटिव चार्ज और अगले कार्बन तक इसका इफेक्ट जो है आगे चलते चलते धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये ग्रुप जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड में धक्का देते हैं, तो इस तरह के ग्रुप को प्लस साइड इफेक्ट कहा जाता है कि ये प्लस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ग्रुप प्लस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ एग्जांपल है सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जो हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। मैं लास्ट वाला एग्जाम्पल पहले आपको बता रहा हूँ। ये मिथाइल ग्रुप है और ये CH3CH2 इथाइल ग्रुप, ये भी प्लस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये CH3 ट्वाइस CH, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहा जाता है, इसको ऐसे बनाया जाता है। तो ये भी प्लस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उनसे ज़्यादा करता है। और ये ग्रुप जो है टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसमें जिस C पर ये ग्रुप लगा होगा, जहाँ पे C जो चेन बना रहा है उसके आगे भी 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं उतना ही प्लस साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। मीन्स कि ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप का प्लस साइड इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा होगा, आइसोप्रोपाइल का उससे भी कम, इथाइल का उससे भी कम और मिथाइल का इनमें सबसे कम होगा। तो ये प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। ऊपर वाले जो माइनस आई वाले थे वो भी प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही थे कि किस ऑर्डर में उनका माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता है। एक बात आपको ये नोट करनी है कि दिस इफेक्ट इज़ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट मीन्स कि ये इफेक्ट जो है परमानेंट होता है और अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है कोई ग्रुप, जैसे X था या Y है, ये Y जो है इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है तो ये परमानेंटली करता ही है और इलेक्ट्रॉन को हमेशा डिस्प्लेस करके ही रखता है। तो इस तरह से आपको ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट समझ लेना है और एग्जाम्पल जो है जरूर लर्न करने हैं।
आगे सेकंड नंबर पर है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको ई इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये तभी होता है जब कार्बन ने कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड मीन्स कि सिंगल से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, तो उसमें क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो इसमें जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाते हैं जब कोई ग्रुप अटैक करने लगता है। तो ये ऐसे हो सकता है कि ये इसके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और कार्बन पर पॉजिटिव। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली शिफ्ट हो जाना एक पर्टिकुलर साइड में टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब कोई ग्रुप अटैक करने लगता है, तो ये इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अब आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड। और ये मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अलावा जो दूसरा बॉन्ड है जैसे पाई है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये ऑक्सीजन इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। और इसमें आगे लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। तो ये ग्रुप जो अटैक कर रहा है इसको बोलते हैं अटैकिंग रीजेंट। तो आपको याद रखना है कि इस अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में ही ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना यही कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी टू टाइप्स का होता है, ये आपको नोट करना है। एक होता है प्लस ई और एक होता है माइनस ई। तो मैं पहले माइनस ई आपको बता देता हूँ, उसके बाद प्लस ई देखेंगे। तो माइनस ई में क्या होता है, जैसे अभी आपको दिखाया ये CO है, इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड के ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगर कोई ग्रुप, सपोज ये नेगेटिव ग्रुप जो है वो अटैक कर रहा है। तो जब ये ग्रुप ऑक्सीजन के, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो CN नेगेटिव ग्रुप है ये किसकी तरफ अटैक करेगा, ये कार्बन की तरफ ही करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो यहाँ पर उस पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस ई इफेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें नेगेटिव ग्रुप जो है अटैक करता है और लास्ट में नेगेटिव चार्ज ही बच जाता है। तो अब देखते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई में हम कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये C मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे इथीन में होता है, इसमें कोई पॉजिटिव ग्रुप, क्योंकि ये प्लस ई है तो इसमें कोई पॉजिटिव ग्रुप, सपोज H पॉजिटिव जो है वो अटैक करता है। तो इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, तो ये कार्बन जो है ये राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला है। तो आप ये सोचिए कि ये H पॉजिटिव कौन से कार्बन पर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस कार्बन पर नेगेटिव आता है और उस कार्बन पर पॉजिटिव, क्योंकि जिस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उसी साइड नेगेटिव आता है, तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव साइड में ही जाता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड यहाँ पर बनेगा तो वो क्या होगा, ये C के साथ यहाँ पर H लग जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है एज इट इज़ बच जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं दिखाने हैं इस केस में, और राइट साइड में जो एक पॉजिटिव चार्ज बचता है एरो के इधर, तो ये आपको दिखाना है। तो इस टाइप से तो ये जो पॉजिटिव ग्रुप अटैक करता है और पॉजिटिव चार्ज लास्ट में बचता है, क्योंकि ये पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव साइड में ही अटैक करने वाला है। तो इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये आपको नोट कर लेना है कि टू टाइप्स का होता है, एक प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट। और एक बात ये जरूर आपको नोट करनी है कि दिस इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। इफेक्ट टेम्परेरी होता है एंड टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन। तो ये जब ग्रुप अटैक करने लगता है तभी ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। आगे थर्ड नंबर पर देखते हैं फिशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। तो फिशन का मतलब ब्रेक होना होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे ब्रेक होता है तो वो आपको समझना है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर दो एटम हैं तो उनके बीच में अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसके उस बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम का होगा। तो इट ब्रेक्स इन टू वेज। तो ये दो तरह से ब्रेक होता है, तो या तो ये सेंटर में से ब्रेक हो जाए कि A अपना इलेक्ट्रॉन रख ले और B अपना रख ले, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम रख ले और एक बिल्कुल भी ना रखे। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो जो पहले वाली बताई थी मैंने उसको तो बोलते हैं होमोलिटिक फिशन, की ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाए इस तरह से कि हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो उससे क्या होगा वो आपको नोट करना है कि इफ ए कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच ए वे दैट ईच एटम टेक्स अवे वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर। तो ये जो शेयर्ड पेयर था अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए तो इसके बोलेंगे होमोलिटिक फिशन और सिमेट्रिकल फिशन। तो सिमेट्रिकल फिशन कैसे होता है ये आपको यहाँ पे कैसे आप शो करेंगे। तो ये दो एटम हैं A और B और उनके बीच में एक बॉन्ड है और उन बॉन्ड में क्या है, टू इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप पहले ऐसे शो कर सकते हैं और करके ऐसे लिख दें। तो और ये लिखें कि A अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और ऐसे ये इस टाइप का एरो जो है इसको फिश एरो बोलते हैं। इस टाइप से दिखाया हमने कि A अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और B अपना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसे A डॉट और B डॉट, इस तरह से इनके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन है और कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर। तो ये जो A डॉट और B डॉट बने हैं इनको क्या बोलते हैं ये भी आपको नोट करना है, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स।
तो ये है फ्री रेडिकल। और इस तरह का जो फिशन है जो बॉन्ड का बीच में से सेंटर में से टूटना है, इसको बोलेंगे होमोलिटिक फिशन। और अब आगे सेकंड नंबर पर देखते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके जाता है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच ए वे दैट वन एटम टेक्स अवे बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर। तो उस पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक फिशन, या इसको अनसिमेट्रिकल फिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है और दो इलेक्ट्रॉन हैं और वो दोनों एक ही साइड चले जाते हैं, सपोज बी की साइड में, या आप ए की साइड में भी उसको भेज सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पर ऐसे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिए ए और बी के बीच में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सपोज हम बी की साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो क्योंकि ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये जो दो इलेक्ट्रॉन बी के दिखाए गए हैं, तो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो बी का ही है, एक उसने ए से लिया है, तभी तो बी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया है। तो इस तरह से ये ए जो पॉजिटिव है इसको कटायन बोलेंगे, और बी नेगेटिव जिसके पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे अनायन। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अगर बी की बजाय आप ए की तरफ शिफ्ट कर जाते तो ए अनायन बन जाता और बी कटायन बनता, लेकिन अभी हमने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को बी की तरफ भेजा है, तो इसलिए बी को अनायन और ए को कटायन बनाया है। तो इस तरह से ये जो फिशन होता है जो अनसिमेट्रिकल होता है, एक पर्टिकुलर साइड से हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले गया, चाहे ए ले जाए चाहे बी ले जाए, तो इसको हेट्रोलिटिक फिशन बोलते हैं। फोर्थ नंबर पर है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अटैकिंग रिजेंट होते हैं उसमें उनको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो आपको देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से, न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, और उनके एग्जाम्पल भी स्टडी करने हैं। तो पहले नंबर पर देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या, कैसे ग्रुप होते हैं जो अटैक करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन लविंग कहा जाता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करे, इलेक्ट्रॉन को लाइक करे, इसका मतलब है कि इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो आप लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी वाले स्पीसीज एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल भी आपको नोट कर लेने हैं। जैसे जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, कटायन, तो वो इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं। जैसे H पॉजिटिव है, या H पॉजिटिव में वाटर मिला के लिख लीजिए, तो ये H3O पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरह से Cl पॉजिटिव जो है, Cl वैसे तो नेगेटिव होता है लेकिन Cl पॉजिटिव भी होता है, इसको क्लोरोनियम आयन कहा जाता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। Br पॉजिटिव भी लिख सकते हैं आप, और इस तरह से NO पॉजिटिव भी होता है, ये कटायन है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरह से R कोई ग्रुप है, R पॉजिटिव, तो आपको याद रखना है कि इसको कार्बोकटायन बोला जाता है। कार्बोकटायन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। और इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज ना हो, अगर जैसे BF3 है, जो ल्यूस एसिड होते थे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ऐसा ही एक AlCl3 भी था। और ये जो R डॉट है, ये फ्री रेडिकल जिसे बोलते हैं, तो ये सब भी क्या हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं। और इसमें ये भी नोट करना है कि इट अटैक द मॉलिक्यूल एट द साइट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, ये CO है, तो अगर O की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज O पे डेवलप होगा, तो इसका मतलब ये O वाली साइड पर अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होने वाली है। तो इस तरह से ये थे इलेक्ट्रोफाइल। और सेकंड नंबर पर देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज को लाइक करते हैं, तो इसका मतलब इनके खुद के पास नेगेटिव चार्ज होता होगा या इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी हैं, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो इनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज आयन हैं, अनायन जिसे बोलते हैं, तो वो सारे तो न्यूक्लियोफाइल हैं ही, तो वो भी नोट कर लेने हैं। जैसे H नेगेटिव को हाइड्राइड आयन कहा जाता है। इस तरह से OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, और Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो ये हैलाइड आयन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये सब क्या हैं, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं। इस तरह से Cn जो है न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह से NH3 जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। और R नेगेटिव जो है, ये इसको कार्बोनायन बोलते हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह से जो है H2O, जिसमें ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो वो भी है। इस तरह से अल्कोहल भी है, ROH, उसके पास भी लोन पेयर होते हैं। तो
तो इस तरह से ये सब जो हैं ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं, चाहे तो उनके पास लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। और ये भी आपको नोट करना है, इट अटैक द मॉलिक्यूल एट द साइट ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं या हो सकता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे ये CO, आपको पता है कि O की तरफ नेगेटिव और कार्बन की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपने पढ़ रखा है। तो ये जो नेगेटिव ग्रुप है ये इस पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पर, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहाँ पर ये अटैक करते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल कौन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल ये आपको जरूर लर्न करने हैं। आगे 5th नंबर पर स्टडी करते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको मेसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल लेते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड के कोई 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एंड नन ऑफ द स्ट्रक्चर इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर अगर ऐसा नहीं है जो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सप्लेन कर दे, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर उन दोनों के बीच में लाई करेगा। देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर लाइज इन बिटवीन देम एंड इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। उस स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म कहा जाएगा, और इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। ये अपने 4th चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें भी स्टडी कर रखा है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है सबसे कॉमन जो है वो बेंजीन का रहता है। हम सारे एग्जाम्पल जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही देंगे। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको याद है क्या होता है, C6H6। तो इसमें जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर अलग बनता है। इस टाइप से जो है 6 कार्बन ऐसे रिंग साइड में होते हैं, रिंग शेप में, और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी 6 हैं, कार्बन तो 6 हैं ही। तो इस टाइप से हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी जो है जो 4 होनी चाहिए थी वो आपको नज़र नहीं आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर अगर अल्टरनेट सिंगल डबल लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगा दिया, आगे सिंगल है, फिर डबल लगा देते हैं, फिर सिंगल और आगे डबल, तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो ऐसा जो है स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। और इस स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो तो इस तरह से हेक्सागन से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है मल्टीपल बॉन्ड जो है वो हम शो कर देते हैं इस टाइप से, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि जो जहाँ पर डबल है वहाँ सिंगल हो सकता है और सिंगल की जगह डबल हो सकता है। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डबल कर देते हैं और दूसरी एक सिंगल रहने देते हैं, अगला डबल और फिर सिंगल फिर डबल। तो इन दोनों को इन अलग अलग स्ट्रक्चर जो है इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो ऊपर लिखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स, वो इनको बोलते हैं। और इनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो इनके बीच में कहीं लाई करता है, तो उसमें क्या होता है कि ये सिंगल डबल बॉन्ड जो है इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसमें रिवॉल्व होते हैं, जिसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह से जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से यहाँ पर बीच में एक रिंग डालकर इस तरह से शो किया जाता है। तो ये इस तरह से आपको कोई एक सर्कल जो है इस टाइप से ड्रा कर सकते हैं, और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है, ये ऐसे डबल और सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया गया, तो ये आपको नोट करना है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है बेंजीन में या कहीं भी हो, तो वो उसकी एक बॉन्ड लेंथ होती है जो आपको शायद याद हो कि 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस तरह से अगर कहीं डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बेंजीन में 3 जगह पे है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर ऐसा रियलिटी में होता कि बेंजीन में ये एक सिंगल एक डबल बॉन्ड होता, तो बॉन्ड लेंथ कोई छोटी होती कोई बड़ी होती, तो डबल वाली छोटी होती सिंगल वाली बड़ी होती। लेकिन एक्चुअली जो है बेंजीन में सारी जो है बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और वो इक्वल कितने के हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम के। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व होते हैं जिसको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये जो सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि भाई ऑल द बॉन्ड लेंथ इन इक्वल इन बेंजीन, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस, की बेंजीन में रेजोनेंस हो जाती है और उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड की पोजीशन जो है मल्टीपल बॉन्ड की फिक्स नहीं होती, और इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है आप बना सकते हैं। आगे सेकंड एग्जांपल रेजोनेंस का देख लेते हैं CO2। तो CO2 भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है कि इस तरह से C बीच में होता है और दोनों ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड से लगे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, तो वो देखिए कैसे बनेंगे। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन ही गया है। इसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो ये बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए और बाकी के 4 आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। तो इसका
इसका जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसमें क्या करना है, इसमें ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले मल्टीपल बॉन्ड के आप अंदर कर दीजिए इधर, और ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दीजिए। तो ये लेफ्ट में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा और इधर वाला जो है वो ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे भी हम बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर में दिखा दिए हैं और इस टाइप से। और यहाँ पर जो है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो इधर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉन्ड बना चुका है यहाँ पर, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। और इलेक्ट्रॉन जिधर से जाते हैं उधर पॉजिटिव चार्ज और जिधर जाते हैं उधर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर और आप ट्राई करेंगे, जो मैंने इधर किया था उसका उल्टा कर देना है। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि अब ये वाला पेयर हम अंदर करेंगे और इस वाले को बाहर करेंगे, इस बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर देंगे इस बॉन्ड को, और वो एज ए लोन पेयर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन जो है लेफ्ट वाली राइट में हो जाएगी, राइट वाली जो है वो लेफ्ट में हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और उधर जो है डबल की बजाय वो सिंगल हो जाएगा, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर एक और हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पर जिस पर ट्रिपल बॉन्ड है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगा क्योंकि वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है। तो इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो ये CO2 के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं हम। तो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं CO में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है डबल बॉन्ड की बजाय। तो ट्रिपल बॉन्ड आने से बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि CO2 में जो CO की जो डबल बॉन्ड है, C और डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हर केस में ही 1.22 एंगस्ट्रॉम ही होती है, लेकिन CO2 में ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से वो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, वो अप्रोक्सीमेटली 1.15 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो ये अगर कोई पूछे कि CO2 में CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो 1.22 है उससे की बजाय वो थोड़ी कम क्यों होती है, तो आप कहेंगे कि रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि CO में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो ये बात जो है यहाँ से नोट भी कर लेनी है। ऐसा मैंने बेंजीन में भी बताया था कि उसमें सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं। तो वो पॉइंट अगर आपने नोट नहीं किया है तो यहाँ से नोट कर सकते हैं कि पहले बेंजीन के बारे में लिखा हुआ है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में CC बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड की होनी चाहिए 1.34, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सभी वो उसमें इक्वल थी 1.39, जैसा कि पहले आपको बता दिया था। तो ये सब किसकी वजह से था, ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन हो जाती थी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो घूमते थे, तो वो सब क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप शॉर्ट में उसको ड्यू टू रेजोनेंस लिख सकते हैं। और CO2 वाली बात भी आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। सिमिलरली इन CO2 द एक्चुअल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.5 है एंगस्ट्रॉम में इस केस में, जो डबल और ट्रिपल वाली के बीच में लाई करती है। डबल वाली तो 1.22 होती है और C ट्रिपल बॉन्ड O की 1.10 होती है। तो ये इसमें CO2 में जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है C और O की वो इन दोनों के बीच की है जो 1.15 है। तो ये सब किसकी वजह से है, इट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस। आगे रेजोनेंस का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, CH3COOH। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ताकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा हो जाए। तो CH3CO डबल बॉन्ड से लगा होता है और एक O सिंगल बॉन्ड से लगा होता है, और इस O के पास आपको पता है कि 2 लोन पेयर भी होते हैं, और 2 लोन पेयर जो ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि रेजोनेंस में एक बॉन्ड बनता है और एक टूटता है। तो इस बॉन्ड के जो ऑक्सीजन के पास जो ये लोन पेयर है इसको आप अंदर कर दीजिए और इस अंदर वाले को बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पे दूसरा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कैसे बनेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल हो जाएगा और यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो दूसरा C के साथ जो दूसरा बॉन्ड है वो सिंगल था, वो हो जाएगा डबल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो वाला पेयर जो है अंदर आ चुका है और ये पेयर जो है यहाँ बचा है। तो इस तरह से ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं ये एसिटिक एसिड के बन पाए हैं। और रेजोनेंस का जो लास्ट एग्जांपल है ये है एसीटेट आयन। तो एसिटिक एसिड का H अगर यहाँ से निकाल दें तो CH3COO नेगेटिव बनता है, इसी को एसीटेट आयन कहा जाता है। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आपको देखना है कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं CH3C इस टाइप से ले लेता हूँ। तो ये जो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो लगा होगा डबल बॉन्ड से
और एक लगा होगा सिंगल बॉन्ड से। तो जो सिंगल बॉन्ड से लगा है उसके पास तो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास 2 ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस टाइप से जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन के, ये तो हम अंदर कर देते हैं और अंदर वाले को बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाली सिचुएशन है वो ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड हो जाता है और उसमें 3 पेयर आ जाते हैं और एक नेगेटिव चार्ज भी, और नीचे जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज भी वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स कि नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर जो हैं एसीटेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं बनते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इस तरह के एरो से जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। और लास्ट में आपको समझना है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस में रेजोनेंस एनर्जी को समझना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं या किसी के 3 बनाते हैं तो उनकी एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है। तो मान लीजिए 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, उसमें से फर्स्ट वाले की एनर्जी थोड़ी कम है, सेकंड वाले की थोड़ी ज़्यादा, या थर्ड वाले की थोड़ी और ज़्यादा। तो उसमें से जो जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है जैसे फर्स्ट, तो वही क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी तो और भी कम होती है। तो इनमें जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जो रेजोनेंस एनर्जी है, तो इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा इसी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और ये डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो उसमें से लोवेस्ट एनर्जी वाला है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब बेंजीन मॉलिक्यूल काफ़ी स्टेबल है। तो इस तरह से ये जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं ये आपको ठीक से समझ लेने हैं।